सो हे गाइस, दिस इज डॉक्टर आशीष साहू, जेआर एनेस्थीसिया IMS BHU, और आज है मेरे साथ पीडिया के रेसिडेंट डॉक्टर सुप्रीत, डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर अभिनय। तो आज ये बताएंगे कि यहाँ पर IMS BHU में पीडिया की रेसिडेंसी कैसी है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम ले लेते हैं कि इन्होंने पीडिया के चूज़ किया और IMS BHU को चूज़। हाय, माय नेम इज डॉक्टर सुप्रीत, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। मैं पहले फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS से मैं सोचा था पीडिया लेना था, बस बीच में मुझे मेडिसिन का इंटरेस्ट आया था, बट मेरा रैंक का हिसाब से अच्छा कॉलेज ये सब सोच के मैं तो IMS BHU में पीडिया ले आया। मेरा पीडिया लेने का देखिए एक बड़े रीज़न है। फर्स्ट रीज़न जो मैंने पीडिया में देखा कि मॉडलिटीज़, अगर मैं मेडिसिन लेता हूँ तो मेरे को शायद ICU इन सब का मेरे को एक्सपोजर नहीं मिलता, जो पीडिया में एक ही अम्ब्रेला के अंदर है, मतलब सारी मॉडलिटीज़ एक साथ। दूसरा मेरा है ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि अगर आप MD पीडिया लेते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आगे सुपर स्पेशलिटी करें, ये एंड ब्रांच भी है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप MD पीडिया के बाद कभी कभी होता है बहुत सारी ब्रांच में कि मन नहीं करता है, यानी कि फटीग हो जाता है, तो यू कैन डू सुपर स्पेशलिटी इन एडल्ट ऑल्सो। दैट्स अ वेरी बिग प्रोस्पेक्टिव एंड वेरी बिग चंक, तो इसीलिए मैंने लिया था। और BHU मैंने इसलिए लिया था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेंट्रल है, और दूसरा है कोई बॉन्ड नहीं है, द वेरी बिग थिंग फॉर अस एक्चुअली, और थर्ड एक्चुअली द सैलरी स्टाइपेंड। सबका यही 3 मेन रीज़न रहता है। मेरा रीजन इन दोनों का मिक्स है, इसलिए मैं बोलो। दोनों का मिक्स है। हम तो UG यहीं से किए हैं, तो मुझे पीडिया के बारे में पता था यहाँ का कैसा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बॉन्ड नहीं है, सैलरी अच्छी है, तो इसीलिए मैंने ले लिया पीडिया। ठीक है, अब सीधा आते हैं कि पीडिया की रेसिडेंसी कैसी है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटी लगती है जब रेसिडेंट रहते हैं। तो JR1 में, JR2 में, JR3 में कोई ड्यूटी चेंज होती है या फिर सब सेम रहती है? हाँ, तो हमारे में ड्यूटीज मतलब सबकी सेम लगती है, JR1 हो, JR2 हो, JR3 हो। हर साल 2-2 महीने की पोस्टिंग, मतलब पहले मैं बताता हूँ कैसा स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास 3 वार्ड है, ABC, 2 ICU है, एक NICU, एक PICU, दोनों अलग अलग है, और इसके अलावा एक इमरजेंसी हमारा। तो 2-2 महीने का ड्यूटी फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी लगता है, हर जगह। मतलब 2 महीने वार्ड करना है, तीनों ABC, फिर 2 महीने NICU, फिर PICU, फिर इमरजेंसी। सेम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर रिपीट करना है। बीच में 3 महीने का DRP पोस्टिंग होता है, तो उसमें आपका 1-2 महीने का पोस्टिंग कहीं से लैप्स होगा। तो ड्यूटी ऐसे ही लगती है हमारी यहाँ पे। और फिर जब आप JR1, JR2, JR3 रहते हैं तो ड्यूटी आवर्स कैसे रहते हैं आपके? JR1 में तो वर्किंग आवर्स ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं। सुबह 8 बजे आना है, पहले वाइटल्स लेना है, इसके बाद HD और OBN रहते हैं वार्ड में, तो सबका ये किस इंट्यूबेटेड पेशेंट्स है नहीं, तो ABG निकलना होता है। इसके बाद जो सीनियर्स हमको तो काम देता है, सब काम करना होता है। इसके बाद राउंड्स में रहना होता है, राउंड्स के बाद राउंड्स में 2-2 कंसल्टेंट बोला है, वो सब काम करना होता है। इसके बाद 3 से 4 बजे एकेडमिक प्रोग्राम रहता है। इसके बाद टाइम मिला तो ड्यूटी, नॉन ड्यूटी डे में थोड़ा रेस्ट करने के लिए टाइम मिलता है, नहीं ये तो ड्यूटी डे में तो काम रहता है। इसके बाद इवनिंग राउंड्स होता है शाम में। इसके बाद यूजुअली 2 JR1 पोस्टेड रहता है उसमें वार्ड में, तो एक JR1 को नाइट करना होता है, उसके लिए थोड़ा मतलब 2-3 घंटे चेंजिंग टाइम रहता है, जाके वो थोड़ा खाना गिना खा के थोड़ा रेस्ट करके आए, तो सो दैट ही कैन डू नाइट ड्यूटी, जैसा टाइम मिलता है। किसी और को नेक्स्ट तो 10-11 बजे तक फ्री होता है, उसको सुबह वापस आके 1 घंटे के लिए कौन नाइट ड्यूटी किया उसको रिलीव करना होता है। मतलब सब टाइम, हर टाइम नहीं होता है, क्योंकि बहुत काम रहता है, कभी टाइम नहीं मिलता है, तो बहुत मतलब ज़्यादा लंबा टाइम रहता है पूरा वर्किंग आवर्स। JR1 को रेस्ट थोड़ा बहुत मिल पाता है कि नहीं, या फिर ऐसा कुछ है कि वार्ड ज़्यादा हेक्टिक रहता है तो वहाँ नहीं मिलता, या फिर ICU में थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, ऐसा कुछ है? मतलब ऐसा है ना कि वार्ड में जो है ABC में जिस दिन ड्यूटी डे रहेगा उस दिन एक तो JR2 रहेगा, साथ में JR3 का ड्यूटी रहेगा, और JR1, ये तीनों लोग नाइट में रहेंगे। मतलब वो कंटिन्यू होता है, OPD कीजिए फिर नाइट करना होगा। बीच में 3 घंटे का रेस्ट मिलेगा जो नाइट करेगा, और 2 से 3 घंटे का अपना रूम जाकर रेस्ट कर सकता है, खा पी के आ सकता है। फिर अगले दिन भी सुबह में 1-1.5 घंटे का रेस्ट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, वो डिपेंड करेगा काम पे। लेकिन वो 2-3 बजे के बाद, राउंड के बाद, उसको मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट मिल जाता है, या तो पूरे टाइम तब इवनिंग ऑफ हो जाता है उसका, या थोड़ा रेस्ट मिल सकता है उसको। मतलब हमारे पीडिया में ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम 36 घंटे दौड़ा के काम करा रहे हैं, एकदम नहीं है। प्रॉपर रेस्ट का शेड्यूल है, यदि सीनियर पे डिपेंड करता है आपके, और कंसल्टेंट भी उस चीज को इन्फोर्स करते हैं कि मिलना चाहिए रेस्ट ऐसा। ठीक है, और ये तो वार्ड मेनली ड्यूटी का हो गया। ICU NICU
पीआईसीयू वगैरह का क्या सीन है? NICU, PICU और इमरजेंसी में मेरे को लगता है ये सबसे अच्छी ड्यूटीज हैं। 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद 24 घंटे रेस्ट, तो और ये तीनों में ही हैं, तो इट मींस ओवरऑल की 3 महीना तो ऐसे ही रेस्ट में चला जाता है 1 साल में। और ओपीडी का क्या रहता है? यूनिट वाइज ही आपके ऐसा कुछ हाँ, डिवाइड रहते हैं आप? OPD एक्चुअली हमारे यहाँ 3 यूनिट है, 6 डेज हैं, तो हर यूनिट का 2-2 डे OPD पड़ता है। तो OPD उसी एडमिशन डे के दिन ही OPD होता है, तो इतना मतलब OPD करके हम लोग एडमिशन डे तो है कि शुरू करते हैं। हर JR1 को या JR2 को एक नाइट करना पड़ेगा वीक में, मतलब 2 JR1 है तो अब वो JR2 जब बनता है, जब DRP लगती है, तो जब JR2 अकेला रहता है तो JR2 को फिर दोनों नाइट तीनों नाइट जैसा रहेगा करना पड़ेगा। JR1 के लिए उतना ज्यादा वो नहीं है, एक नाइट तो कर ही सकता है, उसमें भी इवनिंग ऑफ ऐसा मिल जाता है। बेसिकली एक वीक में एक नाइट ओनली, और उसमें भी 1 वीक में हर वीक एक ऑफ मिलता है JR1 एक और चीज है पीडियाट्रिक्स में हमारे मतलब पूरे BHU के उसमें पीडियाट्रिक में काफी लंबे समय से एक सिस्टम है कि जब NMC का तो अभी गाइडलाइन आया है ना कि एक वीकली ऑफ देना है, हमारे पीडियाट्रिक्स में पहले से ही चला रहा है कि वीक में एक फुल डे ऑफ मिलेगा। अब हो सकता है कभी कोई फुल डे ऑफ नहीं मिलता है, कुछ काम ज्यादा हो या कुछ ऐसा, लेकिन हाफ डे ऑफ तो 100% मिलता है। और मैक्सिमम तो मुझे तो फुल डे ऑफ भी मिला है फर्स्ट ईयर में, हम लोग को मिला है फुल डे ऑफ भी, तो एक वीक में एक दिन ऑफ मिलता है, तो इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि भाई पेशेंट लोड कैसा रहता है, तो ओपीडी में आप कितने पेशेंट एवरेज डे में कितने एवरेज पेशेंट आते होंगे ओपीडी में एक दिन में? OPD में एवरेज तो 250 to 300 पेशेंट आता है ऑलमोस्ट। इसके अलावा भी तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में भी हर दिन तो ऑलमोस्ट 60 to 70 पेशेंट्स आता है, कम से कम तो ऑलमोस्ट 400 पेशेंट तक तो पहुंच जाता है नॉर्मली। कब तो मतलब छुट्टी का अलावा मतलब अभी दिवाली होली का समय थोड़ा कम हो जाता है। और ये मतलब मेन OPD बता रहा है जिसमें कि मतलब जो OPD में स्पेशलाइजेशन वाला नहीं है, जैसे कि कुछ यूनिट जैसे B यूनिट है उसमें 350 400 ऐसे आते हैं, और जो मेन OPD चलता है उसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन वाला OPD अलग से चलता है। जैसे कि थर्सडे को यूनिट C का OPD चल रहा है तो साथ में नेफ्रो OPD भी चलता है, नेफ्रो OPD में अलग से 200-250 ऐसे करके बच्चे आते हैं, तो वो इंक्लूड कर दिए तो 600 ऐसे करके पर डे का हो जाता है। और ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि क्या क्या यहाँ पे कॉमन केसेस या रेयर केसेस आपको मेरे ख्याल से सारे केसेस देखने को मिलते होंगे कि क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो देखिए हमारे यहाँ तो सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूनिट C है वो ऑन्को यूनिट है, उसमें हिमैट ऑन्को, उसमें लगभग हमें सारे हिमैट केस सारे ऑन्को केस देखने को मिलते हैं। ऊपर से यहाँ पे अच्छी चीज़ है स्टेम सेल, यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन है, तो वो भी हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो वो भी हम लोग करते हैं उसमें। और ऊपर से फिर हमारा मतलब अभी तो हम लोग जब से आए JR1 बने तब से कम 20 हो गए होंगे। और ऊपर से फिर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी है, तो लगभग सारे टाइप के केस जो हम लोग पढ़ते हैं और उससे भी ज़्यादा जो हमारे टेक्स्ट में है वो भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और जो भी केस और रह जाते हैं जैसे कोई भी इन्फेक्टिव एक्यूट केस, वो हम लोग इमरजेंसी में देख लेते हैं, बिकॉज हमारी इमरजेंसी में भी बेड्स हैं, लाइक 12 बेड्स हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग एक वार्ड की तरह ट्रीट करते हैं पेशेंट। अब आपका कितना एक्सपोजर रहता है रेसिडेंट्स का JR1 JR2 JR3 में कि जैसे आप OPD में देख रहे हैं पेशेंट तो आपको कितना वहाँ पे फ्री हैंड मिलता है, और जब वार्ड में देख रहे हैं और ICU वगैरह में देख रहे हैं तो आपको कितना फ्री हैंड मिलता है? पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है पूरे इंडिया में पहला ये दूसरा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे SR कल्चर नहीं है। और SR कल्चर ना होने का ये फ़ायदा रहता है कि JR को सारी चीज़ों से एक्सपोज रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वी कैन डू इंटूबेशन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ आवर एडमिशन इफ़ यू कैन, बिकॉज वी आर मतलब हम सब कुछ करने को वो हैं, कोई भी कंसल्टेंट अगर तुम्हें आता है यू कैन डू इट। और रही बात पेशेंट एक्सपोजर की, तो कोई पेशेंट JR1 भी देख रहा है, वही पेशेंट JR2 भी देख रहा है, वही पेशेंट JR3 भी देख रहा है। यू कैन डू योर ओपिनियन एंड यू कैन ऑल्सो रिवाइज द पेशेंट। और उसमें OPD में अगर बात होती है तो वी कैन डेफिनेटली मतलब हम लोग जो कंसल्ट करते हैं वो इंडिविजुअली मतलब खुद से ही कंसल्ट करते हैं। अगर हम कहीं फंसते हैं या कुछ बात होती है तो हम सर को मतलब जो कंसल्टेंट होते हैं उन सब से हम लोग JR3 SR कंसल्टेंट से डिस्कस करके सेंट्रिक है, जूनियर रेजिडेंट सेंट्रिक हमारा वो है, जूनियर वार्ड और ICU और तो यही मतलब फ़ायदा है कि जूनियर रेसिडेंट मतलब कि SR अगर कल्चर नहीं है तो सारे के सारे पेशेंट वो सब हम लोग को एक्सपोजर है।
मतलब हम लोग को पढ़ना भी पड़ता है उस पेशेंट को देख के कि हाँ ये चीज़ है अगर इसके लिए हमें दिलाना है और हाँ बेसिकली ये होता है कि सारी जगह राउंड एसआर दिलाते हैं या कुछ भी चीज़ होती है एसआर बताए। यहाँ पे हम लोग इवन JR2 राउंड दिलाते हैं, कंसल्टेंट के सीधे सामने रहते हैं। वी आर एक्सपोज टू कंसल्टेंट फ्रॉम डे वन ऑफ आवर एडमिशंस, दैट्स अ गुड थिंग। तो मतलब यहाँ पे JRs के लिए बहुत अच्छा एक तरह से बोल सकते हैं कि आपको काफी ज्यादा सीखने को Yes. क्योंकि मिलेगा। दूसरा जगह में क्या होता है ना, पीडीएम में जेआर होता था बस क्या काम क्या रहता है, बस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स भरना और सैम्पलिंग करना। बस इधर तो और एक्स्ट्रा भी तुमको राउंड का भी अटेंड के लिए भी टाइम मिलता है और काफी मतलब दिल्ली कंपैरेटिवली दिल्ली कॉलेज में जेआर का तो एक्सपोजर ही नहीं मिलता, कंसल्टेंट का तो पता ही नहीं रहता। इधर तो ऐसा नहीं, सब जेआर को तो राउंड में भी रहना होता है, मतलब राउंड का डिस्कशन में भी पार्टिसिपेशन रहता है और तो सैम्पलिंग के अलावा जेआर और सेंट्रल लाइन डालना और इंट्यूबेट करना और जो भी प्रोसीजर है सब कुछ फर्स्ट ईयर से मिल जाता है हैंड्स ऑन इधर। ये तो एक अच्छा चीज है। एकेडमिक्स में भी क्लासेस में भी सारे JR1 को आना है। ये तो हमारे पीडियाट्रिक्स का मतलब हम यूजी डेज में ही थे तो देखते थे कि एकेडमिक्स बहुत ज्यादा इसका होता है स्ट्रिक्ट सा। स्ट्रिक्ट में तो हर क्लास आना है, नहीं आने पे कंसल्टेंट कुछ पूछता भी है क्यों नहीं आ रहा है क्लास JR1, तो कंसल्टेंट भी इंश्योर करता है सबको क्लास आना है। तो क्लास को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन वही था नेक्स्ट कि एकेडमिक्स कैसा है यहाँ का तो ओवरऑल। एकेडमिक्स मींस देखिए यहाँ पे दो तरह की चीजें होती हैं। फर्स्ट थिंग इज क्लास एंड सेकंड थिंग इज ये वार्ड एकेडमिक्स है ना। तो क्लास इज वेरी वेरी कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट अस हम के लिए, बल्कि एसआर जो बाहर से आते हैं, यहाँ पे एसआर की सीट्स हैं 6-7, तो उनके लिए भी मतलब हर किसी को वो अटेंड करना ज़रूरी है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली एब्सेंट लगती है। सर को डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो। सब कुछ छोड़ के आपको क्लास अटेंड करनी है और हर वीक्स हमारे शेड्यूल्स होते हैं कि किसी को सेमिनार करना है, किसी को कुछ करना है। एंड सेकंड थिंग इज सबसे इंटरेस्टिंग है मंडे को जो था ग्रैंड राउंड्स। हाँ उसमें मंडे को एक्चुअली हम लोग का जो कहीं हम लोग नहीं देखते हैं कि ग्रैंड राउंड करके एक चीज है। उसमें क्या होता है कि सारे JRs और सारे कंसल्टेंट मिलके एक पेशेंट होता है जिसको देखते हैं रैंडम। उस समय रैंडम मतलब बिल्डिंग में जितने भी पेशेंट एडमिट है उसमें रैंडम सिलेक्ट होगी, इस पेशेंट को प्रेजेंट करना है, तो उसको केस प्रेजेंटेशन के तरह उसका एग्जामिनेशन दिखाना होगा, हिस्ट्री बताना होगा। ये तो वो थोड़ा टफ होता है हम लोग के लिए भी, मतलब लेकिन अच्छा है लर्निंग के लिए तो अच्छा और दूसरा हम लोगों का बहुत अच्छी चीज है, एक स्टैट्स करके होता है जो हर वेडनेसडे होता है। उसमें सारे जितने भी पेशेंट आपके एडमिट हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं या DC हुए हैं, उन सबको आपको सबके सामने प्रेजेंट करना होता है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हो सकता था। जैसे ABC, नीकू, पीकू और इमरजेंसी 6 लोग अपना बनाते हैं और वेडनेसडे को सबके सामने प्रेजेंट करना होता है। वो तो पीडिया में काफी मतलब 40-50 साल से चला आ रहा है ये। हाँ ये यहाँ होता है और एक शायद PGI चंडीगढ़ में ऐसा बता रहे थे, शायद वहाँ होता है ये स्टैट्स प्रेजेंटेशन। और वार्ड में दूसरी चीज थी जो में काफी डिस्कशन होता, कोई DC हुआ तो क्यों हुआ, क्या कर सकते थे, ये डायग्नोसिस में मतलब नया एडमिशन जो उसमें यही डायग्नोसिस क्यों रखा, तो वो भी काफी अच्छा चीज है। और दूसरा है वार्ड राउंड्स जो होते हैं, तो वो भी काफी अच्छे होते हैं, काफी डिटेल्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो हाथ पकड़ के सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ का एकेडमिक्स तो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीव्स आपको मिलती है कि नहीं और गवर्नमेंट हॉलीडेज का क्या सीन है? देखिए गवर्नमेंट हॉलीडेज तो मतलब क्लिनिकल्स में और वो भी JR शिप में तो शायद ही मुश्किल है, लेकिन हाँ लीव्स हम लोगों को मिलती है। इफ हम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमको लीव्स मिलती है। इतनी बड़ी लीव्स नहीं मिलती, लेकिन यस वी कैन गो टू होम्स एंड कम बैक। हाँ मतलब लीव के लिए यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट तो मतलब ये नहीं करते कि नहीं देंगे लीव, ये नहीं, जब भी लीव मांगे आप मतलब ऑथेंटिक यदि है तो लीव तुरंत देते हैं वो, लीव में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मेरे को हमेशा से ये लगता है कि पीडिया जो है बाकी सारे ब्रांचेस से मेरे को हमेशा से लोग जो लीव क्रॉस भी कर चुके हैं, मतलब 36 जगह पे 40 भी हो चुका है। ठीक है, हमेशा से मेरे को लगा है कि पीडिया जो है बाकी सारे ब्रांचेस से अलग है क्योंकि उसमें अपने को बच्चे को थोड़ा देखना पड़ता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोग का क्या उसमें पर्सपेक्टिव है, मतलब आप डेली जितने भी पेशेंट देखते हैं उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हाँ वो तो मतलब वो तो है ही है, क्योंकि इधर पेशेंट से ज़्यादा अटेंडेंट ज़्यादा परेशान रहता है, मतलब अटेंडेंट्स मतलब तो पेरेंट्स है। इसके लिए हम लोग बहुत मतलब बार बार पूछते रहते हैं ना, इमरजेंसी में तो बहुत ज़्यादा वो लगता है, मतलब बार बार पूछते रहते हैं, बहुत पेशेंट रहता है, इसलिए मैं तो बहुत बार मतलब इरिटेटेड भी हो सकता है तुम लोग। मैं पर्सनली बहुत लोग को तो मतलब बहुत डाटा भी इसके लिए, क्योंकि बार बार पूछते रहते हैं चीज़, मतलब हम लोग को तो छोटा लगा, वो चीज़ छोटा लगता है, बस अटेंडेंट को समझाना थोड़ा मेरे को लैंग्वेज का इश्यू भी था, उसके चक्कर में तो बहुत बार मैं तो
अच्छा अटेंडेंट को तो बहुत मतलब गंदा तरीके डाटा भी है, तो मेरा हिसाब से तो गलत है जो किया। फिर भी मतलब ये तो पेरेंट्स को भी तो मतलब वो सोचना है, क्योंकि इतना वर्कलोड है, ये लोग सोचता ना है, वो सब भी है पीडिया में, वही तो सबसे बड़ा वो मुश्किल है पेशेंट पेरेंट्स को समझाना। The first challenge in PDA is कि we are not treating the patient, we will also treat the parents. द फर्स्ट थिंग इज दिस कि हमको उनको समझाना एक और चैलेंज की बात होती है कि आपको बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये चल रहा है। ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है चैलेंज होता है कि उनके पेरेंट्स को समझाना जो एकदम डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। और द सेकंड थिंग इज पीडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट ब्रांच एक्चुअली, वेरी वेरी डिफरेंट। इन पीडिया तुम आपको हर जो भी ड्रग दिया है यू कैन उसको आपको कैलकुलेट करके ही देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पैरासीटामोल 500 mg दे दिए किसी को, ऐसा नहीं होता। वेट के हिसाब से डोजेस हमको मेजर करने होते हैं, फिर देना होता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोग। दो बहुत बड़ा चैलेंज लगे मुझे, मॉनिटरिंग, मतलब वहाँ पे आपको मॉनिटर करना होगा, क्योंकि बच्चा यदि शॉक में जा रहा है, यदि उसको चक्कर आ रहा है तो वो बताएगा नहीं आपको। बीपी कम हो रहा है तो जैसे हम लोग बताते हैं ना कि चक्कर आने लग रहा है, बीपी ऐसा लो हो रहा है, वो ऐसा बताएगा नहीं, उसको मॉनिटरिंग करना हो। ये बहुत टफ है, मतलब थोड़ा हेक्टिक बनाता है पीडियाट्रिक ब्रांच को। दूसरा है ड्रग, कुछ भी देने से पहले डोज चेक करो, किस रेंज में देना है नहीं देना, ये सब, ये दोनों तो थोड़ा दिक्कत वाला चीज है इसमें। और कितना इंटरेस्टिंग है, आप लोग को कितना इंटरेस्टिंग लगता है? फॉर मी जब मैं एक्चुअली आया था तो मेरे को बच्चों से प्यार था, लेकिन पीडियाट्रिक से कभी प्यार नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ब्रांच थोड़ी ठीक नहीं लगती थी बिकॉज ऑफ सम फ्रस्ट्रेशन, और जैसा मैंने बताया कि आगे की पेरेंट्स का काउंसलिंग वगैरह। बट धीमे धीमे आफ्टर अभी मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 100% अभी श्योर हूँ कि मैं अगली बार भी अगर पीजी दूंगा तो श्योरली मैं पीडिया ही लूंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी लाइक कंप्लीट ब्रांच एक्चुअली। जब आप थोड़ा इरिटेशन होता है जब जीआर1 रहते हैं ना, तो काम भी करते रहो, और वो क्या होता है कि बार बार पूछेगा आपसे से कि अटेंडेंट मतलब पूछते हैं आपसे कि क्या हाल है क्या है, और जीआर1 उतना आइडिया भी नहीं रहता पेशेंट के बारे में, मतलब एक बेसिक आइडिया होता है लेकिन उतना नहीं पता रहता है ना, क्योंकि उसमें तो सैंपलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लाइन डाल रहे हैं, सब थोड़ा सा इरिटेशन होता है। कोई बच्चा जो गैस्पिंग कंडीशन में आता है या एकदम मरने की हालत में आता है, जिसको माँ बाप भी आशा छोड़ देते हैं, वो जब ठीक होके हंसता है तो वो खुशी मेरे को नहीं लगता मेरे को और कहीं भी मिलेगी। और एक और प्रॉब्लम पीडिया में मेडिको लीगल काफी ज्यादा है, इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन का इन सब का ध्यान रखना हो, क्योंकि अटेंडेंट मतलब इसमें जैसे सुप्रीत बता रहा था ना कि काफी हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाहर मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस भी जब करेंगे तो बहुत बड़ा ये चैलेंज है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई भी कंसर्न होता है अपने बच्चे के लिए कंसर्न रहता है, थोड़ा भी कुछ हो रहा है तो फिर। और ओवरऑल फिर डिपार्टमेंट कैसा है, मतलब टॉक्सिसिटी कितनी है या हेक्टिक कितना है, ये क्या बोलना चाहिए, और सीनियर जूनियर का क्या रिलेशनशिप किस तरह का है? देखिए मैं पहले टॉक्सिसिटी पे बताता हूँ, फिर डॉक्टर साहब बताएंगे जूनियर सीनियर रिलेशनशिप पे, और वो बताएंगे। देखिए टॉक्सिसिटी मैं आपको बताता हूँ, जैसा पीडिया में पूरे इंडिया में टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे 0 है। मतलब टॉक्सिसिटी का टी भी यहाँ पे नहीं है। थोड़ा बहुत पहले होता था जिसकी वजह से बदनाम था बीएचयू, लेकिन हमारे बैच से और हमारे सीनियर की बैच से बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। इवन एक्चुअली हमारे जूनियर्स तो चीयर अप करते हैं, हम लोगों को ही चीयर अप करते हैं, मतलब इतना हम लोगों में बॉन्डिंग अच्छी है। बाकी बॉन्डिंग कि जब मतलब हमारे सीनियर के सीनियर थे तो उस समय थोड़ा था टॉक्सिसिटी थी, लेकिन हमारे सीनियर को, इसलिए मैं हमेशा इस बात के लिए प्रेज करता हूँ, उन्होंने टॉक्सिसिटी को काफी कम कर दिया और हमने उसको और ज्यादा कम कर दिया। और कंसल्टेंट तो हमेशा से हमारे सपोर्टिव रहे हैं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा अच्छा चीज है कि कंसल्टेंट हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते आए हैं, और हमारे सीनियर ने उसको बहुत कम कर दिया है, ना के बराबर, और अभी तो कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे सीनियर्स को तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स बोलते हैं हमेशा। अभी मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं कि वीडियो पे हम बोल रहे हैं तो देख के आ जाओगे टॉक्सिसिटी, आओगे डिपार्टमेंट खुद ही पता चल जाएगा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे रिसर्च ऑप्शंस क्या क्या हैं, काफी लोग पूछते हैं। रिसर्च ऑप्शन एक्चुअली हैं, काफी सारे रिसर्च ऑप्शन हैं। द प्रॉब्लम इज कि इतना टाइम मिल नहीं पाता है। बट द एक्चुअली हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जैसे एक प्रोफेसर है हमारी डॉक्टर विनीता गुप्ता, वो काफी ज्यादा रिसर्च करी हुई है, और वो बहुत एक्चुअली फॉरेन में यूके प्लैब वगैरह इन सब में भी जाके वो काफी रिसर्च कर चुके हैं। तो वो मतलब रिसर्च का इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो अच्छी खासी रिसर्च करते हैं। वही हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं, तो रिसर्च तो
वो केसेस तो वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं, बस टाइम हाँ, नहीं हाँ। मिलता। बस जेआरशिप में तो थोड़ा इधर काफी मुश्किल है, हम्म, तो एसआर बन के तो करने के लिए तो बहुत टाइम मिलता है। जेआरशिप में तो काफी टाइम, बहुत कम टाइम मिलता है इसके लिए तो। और कोई पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं पीडिया डिपार्टमेंट के बारे में? मैं बस यही एंड में बोलना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि अगर आपको पीडिया लेना है और आपकी रैंक उस लेवल पे है कि आप बीएचयू लें, तो आप आंख बंद करके और सब कुछ बंद करके, बस सेंसेशन ही नहीं होनी चाहिए, आके ले लीजिए। कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, एकेडमिक एक्सेलेंट है और काफी चीजें जो आप जिंदगी में सीखना चाहते हैं सब कुछ यहीं से बैलेंस सीखेंगे। है, आपको ऑफ मिलेगा प्रॉपर, कोई उतना ज्यादा हेक्टिक ड्यूटीज नहीं है, छुट्टी के लिए कोई मारामारी नहीं। छुट्टी आपको जब मांगोगे, मतलब एक ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आज छुट्टी लिए 7 दिन का, फिर 2 दिन का फिर 7 दिन का छुट्टी, ऐसा नहीं। फिर भी छुट्टी, उस केस में भी सर छुट्टी दे देते हैं। सर तो अभी जो हमारे छुट्टी हो तो काफी अच्छे हैं, छुट्टी के लिए कभी किसी को मना नहीं किया आज तक। तो हर चीज अच्छा है, बस वही है कि ब्रांच आपको यदि पीडिया पसंद है तो आप ले सकते हैं, ब्रांच पीडिया पसंद नहीं है तो जो ब्रांच पसंद है वो लीजिए। बाकी मतलब कॉलेज से कोई दिक्कत नहीं है, यदि ब्रांच पसंद है तो आप बीएचयू ले सकते हैं, यदि आपको दिल्ली नहीं लेना है। सो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी कुछ हेल्प करेगा जो अभी नीट पीजी के काउंसलिंग में भरेंगे, अभी डेट तो आई नहीं है। सो थैंक यू सुप्रीत, थैंक यू अश्विनी, थैंक यू अभिनय, थैंक यू। ज्वाइन करने के डॉक्टर लिए। अभिनय का नंबर डाल, कोई डाउट होगा कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे इंस्टा आईडी सबकी डल जाएगी अगर आप किसी को। स्पेशल ऑफर, स्पेशल हेल्प फॉर गर्ल्स। ये तो नहीं, ये तो बोलना ही पड़ेगा स्पेशल। हाँ ठीक है, और कुछ? नहीं और कुछ। ठीक है, थैंक यू, बाय। इंटरेस्टिंग बनेगा।